नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सभी शिक्षक बंधुओं का टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करते हैं। जायसवाल सर आप सभी का वेलकम करते हैं। और आज का जो अभ्यास प्रश्न पत्र रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम अलग से आपको प्रश्न पत्र मिलने वाला है, क्योंकि ये एमपीटेट हाल ही में जो 2018-19 में पूछे गए आपके ग्रेड 2 के जो प्रश्न थे उनसे संबंधित यहाँ पे हम इस प्रैक्टिस पेपर को तैयार किए गए हैं, जो आपके लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं, सिलेक्शन के जैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और सभी शिक्षक बंधुओं का जिनका 25+ का स्कोर है, लक्ष्य बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो सभी यहाँ पे फीडबैक कीजिएगा। आउट ऑफ 30 में से आप लोगों का, प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक गृहिणी का आपका फीडबैक क्या मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। बाकी इसके अभ्यास प्रश्न पत्र पर आप लोगों की लिंक यहाँ पे दे दी गई है। सारे अभ्यास प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर दिया गया है कि विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी हुई है। मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। सभी कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने एमपीटेट ग्रेड 2 का एग्जाम दिया होगा वो समझ जाएंगे कि इसी लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो विकास के विभिन्न पहलुओं में जो मंदता होती है वह किससे जुड़ी होती है? मंद बुद्धि से जुड़ी होती है। ठीक है, लोअर इंटेलिजेंस की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, सभी फीडबैक कीजिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार से, या बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार से। सभी कमेंट कीजिएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह किस अनुसार आंकना चाहिए? बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार। तीसरा ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है: तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन या अधिक रचनात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है प्रत्येक गृहिणी गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन 101% पाना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर निम्न शामिल होता है। क्या शामिल होता है? अधिक रचनात्मक मूल्यांकन शामिल होता है। क्या होता है साथियों? बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर जो है अधिक रचनात्मक मूल्यांकन शामिल होता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। हम कई बार जिक्र कर चुके हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। पहला दिया गया है कि निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होते हैं। उन विषयों पर नम्रता या फ्लेक्सिबिलिटी जो छात्र सीखना चाहते हैं, ये जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, या परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। तो साथियों प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता पूछी जा रही है। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, क्या है विशेषताएं? कि जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। जो प्रदर्शन बुद्धि है साथियों वह किसके द्वारा या जिन ऑप्शन दिए गए हैं मापा जाता है? आपकी मौखिक क्षमता, समझ, संख्यानात्मक क्षमता या चित्र व्यवस्था। सभी कमेंट कीजिएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो प्रदर्शन बुद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है या मापा जा सकता है? तो प्रदर्शन बुद्धि को चित्र व्यवस्था द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? देखिए अब हम किसी को प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन मतलब एक दिखाना होता है। तो देखिए ना तो आप यहाँ पे मौखिक क्षमता, ना ही समझ आएगा, ना ही संख्यात्मक क्षमता के द्वारा माप सकते हैं। आप एक चित्र व्यवस्था के माध्यम से माप सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शन दिखाना और चित्र भी दिखने के संबंधी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर
अरेंजमेंट की बात करेंगे, चित्र व्यवस्था की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न क्या पूछा गया है, एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। आपके इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या इनसाइट क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रयत्न और त्रुटि विधि, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं किसी भी चीज़ को समग्रता के रूप से अध्ययन से सीखा जा सकता है, वह हमारी होगी चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात आती है तो किस वैज्ञानिक की बात आती है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका प्रत्येक कमेंट, प्रत्येक फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं प्रत्येक भाई बहन का जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना। बेहतरीन यहाँ पे यह अभ्यास प्रश्न पत्र है जो हाल ही में आपके पूछे गए उनसे रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पे कंबाइन किया है। कुछ उन्हीं प्रश्न को कंबाइन किया गया जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एमपी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और सातवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि शब्द जो सामंजस्य साथियों इससे संबंधित है, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा, सभी कमेंट कीजिएगा। तो शब्द जो सामंजस्य दिया गया है इससे जो संबंधित हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व। ठीक है, सामंजस्य का संबंध जो है व्यक्तित्व से हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्सनालिटी की बात करेंगे। आठवां प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति को खिलाफ जो है पूर्वाग्रह या पक्षपात होता है, और पूर्वाग्रह पक्षपात से एक प्रश्न जरूर आता है लिंग संबंधी। तो एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ जो है पूर्वाग्रह या पक्षपात होता है। लैंगिक रूढ़बद्धता, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक पहचान या लैंगिक मुद्दे की बात करेंगे। आपका प्रत्येक कमेंट, फीडबैक, प्रत्येक प्रश्न का स्कोर 1+ करता जाएगा, तैयारी को बेहतरीन करता जाएगा, सिलेक्शन को कंफर्म करता जाएगा। तो एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ या पूर्वाग्रह जो पक्षपात होता है वह लैंगिक भेदभाव, जेंडर बायस कहलाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको पता है एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक प्रश्न को अटेंड करना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान की होती है, कान के अंदर होती है, कान के बाहर होती है, इनमें से कोई नहीं बाहर होती है। अब देखिए, अंदर, बीच में, बाहर, आपका उत्तर ही दे दिया गया है। ये तो उत्तर ही दिया गया है ना कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, कान की हड्डी होती है जिसका नाम स्टेप्स होता है। अब ये पूछ लिया गया कि ये अंदर होती कि बाहर होती है। अब आपको सोचने पर मजबूर कर देता है प्रश्न, लेकिन मजबूरी की बात नहीं है। जो शरीर में अगर देखा जाए, हमारे शरीर में कान की जो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स की बात करेंगे, ठीक है, कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है और सबसे बड़ी जांघ की होती है, उसका नाम बताइए कौन है। चलिए इस प्रश्न की पहले बात कर लेते हैं, बीच में होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेप्स है, यह कान के बीच में होती है, नोट कर लीजिएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह परिवार है, आपका अपना परिवार है, यह अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। प्रत्येक फीडबैक आपका सर्वोपरि है, शर्मान है। और 10वां प्रश्न आ चुका है कि मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है पहचान बनाम भ्रम, या विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव, या अखंडता बनाम निराशा की बात कर रहे हैं। तो मनोसामाजिक विकास का जो अंतिम चरण कहलाता है, सभी कमेंट कीजिएगा, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण अखंडता बनाम निराशा होती है। क्या होता है, अखंडता बनाम निराशा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को अध्ययन के रूप में जाना जाता है। अनुदैर्ध्य, प्रतिनिध्यात्मक, अक्षांशीय, प्रायोगिक, सभी कमेंट कीजिएगा। तो एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो अनुदैर्ध्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि निर्धारित समय की अवधि, देखिए एक अवधि दे दिया गया, वो भी निर्धारित अवधि, तो फिर हम किसकी बात करेंगे, अनुदैर्ध्य की बात करते हैं। ठीक है, तो समान बच्चों के अध्ययन को अनुदैर्ध्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण अर्थात इलेक्टेड
काउंसलिंग अप्रोच की सीमा है, सभी बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात दी गई है कि जो ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण होता है, इलेक्ट्रिक काउंसलिंग अप्रोच की सीमा है, इस परामर्श दृष्टिकोण के गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक आपका फीडबैक यहाँ पे करना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण देना, सहयोग और सुझाव देना, अधिक गृहकार प्रदान करना। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, मेरे सभी मित्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, ऐसा तरीका जिससे कि शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, वह है सहयोग और सुझाव देकर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है। सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मबोध की आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, प्यार एवं अपनेपन की या अपनापन की आवश्यकताएं की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मास्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम में जो निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है वह सुरक्षा की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग जो है यातायात के माध्यम से निगेटिव करने की कोशिश करते समय किया जाएगा। प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि या भावात्मक बुद्धि। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी टीचर्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग जो है यातायात के माध्यम में निगेटिव करने की कोशिश करते समय किया जाता है या किया जाएगा, वह है स्थानिक बुद्धि। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ। अगला प्रश्न आ चुका है, 16 नंबर प्रश्न है कि एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है। आप लोग देखते होंगे होमवर्क में कोई बच्ची अगर देती है उसे आप हर 1 स्टार दे देते हैं। तो किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची, अंतरायिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, आंशिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची या निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची की बात कर रहे हैं। तो एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए अगर 1 स्टार मिल रहा है तो जो सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है उसमें निश्चित और अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची की बात करें। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया ना सही उत्तर के लिए उसे 1 स्टार मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित अनुपात शुद्धिकरण की बात करेंगे। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 17वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग जो है परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता की बात करेंगे, अधिकार संरक्षण अभिमुखता की बात कर रहे हैं, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता की बात कर रहे हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा एक भाग है जो परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? वह अधिकार संरक्षण अभिमुखता की बात करेंगे। ठीक है, और कोहलबर के यह जो आपका द्वितीय है 10 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था, यह उसी का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रही है, पठन कौशल की बात कर रहे हैं। तो पठन कौशल को जो है किस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है? उत्तर लिखना, वर्ड गेम लिखना, क्विज करना, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना या शब्दावली अभ्यास करना। सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप जानते हैं पठन कौशल को जिस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जाता है वह प्रक्रिया है पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में से सक्षम होते हैं? चलने में, सुनने में, सीखने में, देखने में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आसान सा फीडबैक आपका
यहाँ पे मिल रहा है कि किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद, क्या दिया गया है, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद जो है आपके सभी बच्चे इनमें से सक्षम होते हैं, किस में होते हैं, सीखने में, लर्निंग में सक्षम होते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें यह भी कहा जाता है पहचान, ड्राइव, सहज ज्ञान या बुद्धिमत्ता कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्यवहार में जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता कहा जाता है, क्योंकि जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। और मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है, जब ये 30 प्रश्न करते हैं दोस्तों, हमें पता नहीं चलता है कब ये 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, हमें लगता है और भी प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, पर क्या करें, एग्जाम में 30 प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, इसलिए अभ्यास प्रश्न पत्र है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, और आई होप, मुझे पता है कि आप सभी प्रैक्टिस पेपर बेहतरीन तरीके से अटेंड करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस पाना इतना आसान नहीं। और रीट का भी एग्जाम का कट ऑफ आया होगा, आप लोग देख रहे होंगे। जी हाँ, जनरल कट ऑफ दोस्तों 130 के आसपास गया है, जनरल कैटेगरी। ठीक है, इसलिए कहते हैं 125 के पहले जो है सिलेक्शन की सोचना भी मत। ठीक है, टारगेट ऊंचा रखेंगे तभी ऊंचे शिखर पर सिलेक्शन पर पहुंच पाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार जो होता है, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों में जो है आपका पश्च आघात तनाव विकार के लक्षण क्या होते हैं, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरे में बिल्कुल रुचि न होना या दूसरों से नाराज होना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार अर्थात पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का जो लक्षण कहलाता है, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, पश्चाघात तनाव विकार। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत हैं। एक नियतिवाद सिद्धांत, एक सामाजिक सिद्धांत, एक प्राकृतिक सिद्धांत या एक पालन पोषण सिद्धांत। तो किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है, एक प्राकृतिक सिद्धांत की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है, अपसारी चिंतन, अलग चिंतन, अंतर्दृष्टि चिंतन या पारमार्थिक सोच या चिंतन की बात करें। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि ऐसा चिंतन जो सृजनशीलता से संबंधित होता है, एक अलग सोच। जी हाँ, अलग सोच ही आपको एक सृजनशील बना देता है। ठीक है, सृजनशील व्यक्ति बना देता है, सृजनशील चिंता की बात करें, सृजनशील सोच वाला व्यक्ति बना देता है। ठीक है, और हमेशा आपने देखा होगा जो अव्वल होता है, जो सक्सेसफुल होता है, वो एक अलग सोच ही वाला होता है, उसके थॉट्स अलग ही होते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा यहाँ पर। भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया, जीन पियाजे जी ने, वाइगोस्की ने, स्किनर ने, चॉम्स्की ने। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब भी भाषा विकास के यूनिवर्सल ग्रामर की बात की जाए, चॉम्स्की महोदय को नाम याद कर लीजिएगा। जी हाँ, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया है, चॉम्स्की महोदय जी ने पेश किया है। अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों एक उत्पाद हैं, संस्कृत के, समुदाय के, अनुवांशिकता के या समाज के, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों का जो एक उत्पाद कहलाता है वह अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र कमेंट कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में सभी मित्र यहाँ पे हैशटैग आई कैन डू इट यहाँ पे आपको कमेंट करना है, आई कैन डू इट 140 प्लस। जी हाँ, सभी शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, मेरे शिक्षक बंधु जो 140 प्लस स्कोर पाने के लिए इस परिवार से जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न की। मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी को मापता है,
मौखिक तर्क को मापता है, योग्यता को, व्यक्तित्व को मापता है या अंग्रेजी कौशल को मापता है। तो जो आपके मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण है, यह परीक्षण है जो किसको मापता है, तो यह योग्यता को मापता है। जी हाँ, एप्टीट्यूड को मापता है। आपकी क्या योग्यता है? मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण, यह एक ऐसा परीक्षण जो आपकी योग्यता को मापता है। अगला प्रश्न है साथियों, एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? मूल्यांकन शामिल होगा, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या अधिगम लर्निंग शामिल होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि किसी भी छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो ऑपरेशन शामिल होगा वह होगा आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग अर्थात अपसारी चिंतन की बात करेंगे। और अपसारी चिंतन क्या होता है साथियों? जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार का चिंतन आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आई बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2-3 प्रश्न है, कंप्लीट करते हैं। इस अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। साथियों, क्लासिकल कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? बंडूरा के द्वारा, ईपी पॉलाव के द्वारा, कोहलर के द्वारा, जीन पियाजे जी के द्वारा। तो आप सभी भली भांति जानते हैं जब भी चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की जाती है, एक ही नाम आता है, ईपी पॉलाव महोदय। और पॉलाव महोदय जो है क्रिया करके प्राणी जब किसी लक्ष्य या उद्दीपक को प्राप्त करता है उसे अनुबंधन कहा जाता है। और उद्दीपक, अनुबंधन, अनुक्रिया, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अधिगम के सिद्धांत के ईपी पॉलाव में। ईपी पॉलाव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था लार ग्रंथि पर। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? तो ईपी पॉलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, सभी जानते हैं, कई बार जिक्र कर चुके हैं। और अगर प्रश्न आता है कि आपके अनुबंधन के जनक कौन हैं, तो अनुबंधन के जनक आपके ईपी पॉलाव महोदय जी हैं। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्हीं का है, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत इन्हीं का है, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत और आपके संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ही इन्हीं का है। ठीक है, और एक कहाँ के वैज्ञानिक है, सभी लोग बताइएगा, कहाँ के निवासी हैं? तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का आपके अभिलक्षण कहलाता है। सभी लोग बताइए, अभिलक्षण कौन सा हो जाएगा? अटेंशन अवधान की बात करेंगे, गहन चिंतन की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट अवधारणा की बात करेंगे, बोध की बात करेंगे। सभी जानते हैं कि संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का जो अभिलक्षण होता है वह होता है, क्या होता है? बोध की बात करेंगे। ठीक है, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र का 30वां प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न पेश किया गया है। सभी कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एमपीटेट ग्रेड 2 में पूछा गया प्रश्न है। सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है? एक बच्चा जो एक कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है और खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देगा। या फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। यह एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे सर्वात्मवाद की बात की गई है और सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। तो विकास के पूर्व परिचालन स्तर में देखा जाए बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन है वह हो जाएगा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे महत्वपूर्ण 30 अभ्यास प्रश्न पत्र। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से अटेंड किए होंगे। कुछ प्रश्न ग्रेड 2 के शामिल किए गए हैं और उन्हीं से रिलेटेड यह
लेवल बनाया गया है, क्योंकि इसी से संबंधित और इसी टाइप के आपके मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगली भी अभ्यास प्रश्न इसी तरह के आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब से जितनी अभ्यास होगी इसी टाइप से हम करेंगे, ग्रेड 2 से रिलेटेड करेंगे। और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।